मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पहले आप लोग उसे वहां पे नोट कर लें, उसके बाद वीडियो को देखें। यहाँ वीडियो में जितना आवश्यक होगा आपको समझाने के लिए वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, लेकिन नोट्स आप साफ सुथरा वहाँ पे ले सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं अच्छी तरह, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कार्नाट साइकिल पूरा किया था, तो आज हम लोग अपने लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कार्नाट इफिशियंसी से। कार्नाट की थर्मल इफिशियंसी क्या होती है? थर्मल इफिशियंसी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। थर्मल इफिशियंसी क्या होती है कार्नाट की? हम लोग जानते हैं थर्मल इफिशियंसी, आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी हीट इंजन की कार्नाट हीट इंजन की थर्मल इफिशियंसी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था थर्मल इफिशियंसी क्या होती है। थर्मल इफिशियंसी में हमने पढ़ा था अपने पहले लेक्चर में कि किसी इंजन द्वारा वर्क करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी हीट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हीट ऊर्जा, थर्मल इफिशियंसी कह रहा है ना, हीट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर वर्क डन को उसी हीट ऊर्जा से डिवाइड कर दिया जाए तो वही हमारी थर्मल इफिशियंसी होती है, जिसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो नीटा इज इक्वल टू वर्क डन को, अगर वर्क डन करने में जितनी हीट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम लोग वर्क करने के लिए Q1 ऊर्जा फोर्स से लेते थे ना, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उससे डिवाइड कर दिया जाएगा वर्क को, तो यही हमारी थर्मल इफिशियंसी होती है। अब हम लोग इससे टेम्परेचर में रिलेशन, मान लो वर्क नहीं दिया गया है, केवल हमें टेम्परेचर दिया गया है, तो किसी कार्नाट इंजन की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? T1 T2 मान लो दिया गया है। T1 T2 क्या है? T1 T2 मतलब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में बदलने में, या ठीक दो टेम्परेचर दिए गए हैं कोई, तो हमें कैसे निकालेंगे थर्मल इफिशियंसी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्मल इफिशियंसी तो यही होती है। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन W, एक तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या जानते हैं? P इंटू डी वी और V1 पे V2, ये जानते हैं, ठीक। एक फार्मूला ये जानते हैं। और यहाँ लिखा जा सकता है, देखो हम लोग कार्नाट साइकिल में करते क्या थे, चलो चित्र दिखा देते हैं पीछे करके। जैसे कार्नाट साइकिल में करते क्या थे, कार्नाट साइकिल में हम लोग कहाँ पढ़े हैं यार, कार्नाट साइकिल में हम लोग क्या करते थे, कुछ रुको, समथिंग का कुछ, चलो हम लोग यहीं साइड में बना ही लेते हैं कार्नाट इंजन या हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है, ऊपर एक फोर्स होता है ऐसे, ठीक, इसे फोर्स कहते हैं, और यहाँ पर ऐसे बीच में होता है वर्किंग सब्सटेंस। फिर क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस के बाद क्या होता है, फिर एक ये क्या होता है हमारा, ये फोर्स होता है, ये फिंक होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस होता है। तो इसमें होता क्या है, हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे समझ में अच्छी तरह से। तो इसमें ये कार्य कैसे करता था, ये वर्किंग सब्सटेंस जो है Q1 ऊर्जा फोर्स पे लेता था। ये फोर्स क्या होता था, हीट बॉडी होती थी
या होती है अनंत कैपेसिटी की, इनफाइनाइट कैपेसिटी की। यहाँ पे Q1 ऊर्जा वर्किंग सब्सटेंस लेता था और कुछ वर्क परफॉर्म करता था, वो हम लोग मान लेते थे W वर्क करता था। और Q2 एनर्जी जो बचती थी वर्क करने के पश्चात, जो एनर्जी बचती थी उसे सिंक को ट्रांसफर कर देता था, वो मान लो Q2 होती थी। Q2 को वर्क सिंक को ट्रांसफर कर देता था वर्क करने के पश्चात। ठीक, तो यानी कि वर्क करने में कितनी एनर्जी यूज की गई वो निकालना हो तो भाई Q1 ली थी और Q2 बची हुई एनर्जी सिंक को ट्रांसफर कर दिया वर्किंग सब्सटेंस। तो Q1 पे टोटल ली गई एनर्जी से Q2 जितनी ट्रांसफर की गई उतना अगर माइनस कर दिया जाए तो यही वर्क करने में कितनी एनर्जी लगी वो आ जाएगी ना। तो यहाँ पे W एक तरह से और निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू Q1 एनर्जी टोटल ली गई थी ना माइनस Q2। इसको हल करने पर या सॉल्व करने पर जो ऊर्जा आएगी वही वर्क के रूप में यूज की गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे नीटा इज इक्वल टू W का मान यहाँ रख देते हैं Q1 माइनस Q2 अपान Q1। इसको सॉल्व करते हैं तो आता क्या है, इसे लिख सकते हैं Q1 अपान Q1 माइनस Q2 अपान Q1। Q1 से Q1 ख़त्म करते हैं तो यहाँ से नीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपान Q1। ये क्या आ गया हमारा, ये थर्मल इफिशियंसी आ गई जब Q1 और Q2 दिए गए हों। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग मानते हैं जब देन टेकन अमाउंट ऑफ हीट हीट एनर्जी फ्रॉम फोर्स, जब फोर्स से हीट एनर्जी ली जाती है तब क्या होता है, तब कितना वर्क किया जाता है। ठीक, तो फोर्स से हम लोग कितनी एनर्जी ले रहे हैं Q1। तो Q1 एनर्जी हम लोग जब लिए थे तो वर्क कितना करना पड़ रहा था हमें, वर्क जो है हम जब अपना कार्नोट साइकिल पढ़ रहे थे तो उसमें चलो पीछे चित्र दिखा देते हैं। जब हमने शुरू में Q1 मान लो यहाँ से यहाँ तक वर्क परफॉर्म करने में Q1 लिया जाता है, क्योंकि पहले जब लेंगे यहाँ पे Q1 लेंगे तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक वर्क परफॉर्म करेंगे ना। तो फोर्स पर रख के इसको मतलब वर्क करवाते थे तो एनर्जी यहाँ से लेता था तभी वर्क करता था ना, जो आवश्यकता होती थी यहाँ से लेता था, एक्सपेंशन करवाते थे। तो ना कल के वीडियो में है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके उस वीडियो को पहले देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे जब Q1 एनर्जी लेते हैं हीट एनर्जी तो वर्क A से B तक किया जाता है। तो यहाँ पे A से B तक किया गया वर्क जो है दिया गया है, जो निकाले थे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 बना है। यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 4 जो बना है ये WAB है ना, यहीं से हम लोग आराम से उठा के मान रख लेंगे WAB का। ठीक, तो चलिए Q1 इज इक्वल टू WAB। ठीक, WAB इसको उसी से रिलेट कर दें क्या पिछले वाले से, तो इक्वेशन आराम से, ठीक नहीं चलो बराबर RT1 log V2 अपान V1। चूंकि A से B तक कार्नोट साइकिल में किया गया वर्क जो निकाले थे हम लोग पिछले वीडियो में है, A से B तक निकाला गया वर्क आप लोग
पहले उसे देखकर तब इसे देखें, तब समझ में आएगा। ठीक, तो उसमें डब्लू से पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग। WAB जो ए से बी तक जाने में किया गया वर्क था जो सबसे पहले, वो कितना निकाले थे हम लोगों ने, यहाँ पे इतना निकाला था, RT1 log V2 upon V1 and given amount of heat energy और जब हीट एनर्जी दी जाती है सिंक को कितनी देते थे हम लोग, Q2 दे रहे हैं ना, तो Q2 जब एनर्जी दी जाती थी तो हम लोगों ने वर्क कितना परफॉर्म किया था, Q2 इज इक्वल टू C से D तक जब गए थे तो हमने क्या किया था, सिंक को दिया था ना एनर्जी, C से D तक जब गए थे, C से D तक जब हम लोग गए थे तो यहाँ देखिए टेम्परेचर में क्या, तो सिंक को देते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है C से D में, देखिए WC से D में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम लोग क्या करते थे, सिंक पर अपने, हमने बताया था कि अपने मतलब सिस्टम को या कार्नाट इंजन को सिंक पर रखने के बाद तब कंप्रेशन कराते हैं, तो जो एनर्जी या हीट बढ़ती है उसे सिंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सिंक को ट्रांसफर Q2 किया जाता है, तो C से D तक जाने में यहाँ पे वर्क डन या Q2 ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस दौरान वर्क कितना किया जाता है C से D तक जाने में, WCD इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर कहाँ निकाले थे, WCD निकाला था हम लोगों ने, यहाँ पर देखिए WCD इज इक्वल टू निकाले हैं RT2 log V3 अपान V4। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं मान को पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाता है RT2 log V3 अपान V4। ठीक, इसे भी कोई इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद इन वैल्यू को कहाँ पर, Q1 और Q2 यहाँ पर इफिशियंसी दी गई है ना, Q1 और Q2 को मान हम लोगों ने निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम लोग पुटिंग द वैल्यू, यहाँ क्या, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कितना माने हैं सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड बी गेट, जब हम लोग रखते हैं तो क्या मिलता है, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ऊपर था, Q1 ऊपर था, Q2 ऊपर था, क्या ऊपर था, Q2, तो Q2 का मान रखते हैं RT2 log V3 अपान V4 अपान T1 log V2 अपान V1। R से R चूंकि बटे में है तो काट सकते हैं आराम से, R से R ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 माइनस T2 अपान T1 log V3 अपान V4 अपान log V2 अपान V1। अब हम लोग भी नो दैट, चूँकि हम लोग जानते हैं कहाँ पे हमने कल लिखवाया था ना, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस V3 अपान V4 इज इक्वल टू निकाला था हम लोगों ने V2 अपान V1 यही निकाला था, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इसमें मान, तो यहाँ पे नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस
T2/T1 V3/V4 इज इक्वल टू हम लोग रख सकते हैं T2/T1 V2/V1। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब हम लोग चाहे V3/V4 रख लें इसकी जगह पर, चाहे इसकी जगह पर इसको रख लें, काट देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं log V3/V4 अपान log V3/V4। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। अब नीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 - T2/T1। यही हमारी क्या आ गई? एक थर्मल इफिशियंसी ये आ गई। एक थर्मल इफिशियंसी यहाँ जब टेम्परेचर दिया हो T1 और T2 दिया हो तो यहाँ पे हम लोग थर्मल इफिशियंसी निकाल सकते हैं कार्नोट इंजन की। और यहाँ से अगर हमें Q2 और Q1 दिया हो तो सीधा यहीं पे निकाल सकते हैं थर्मल इफिशियंसी दोनों की। और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या कुछ तो पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर पढ़ लेते हैं, या कार्नोट रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेशन क्या है। हम लोग कार्नोट इंजन में क्या पढ़ते थे, उसमें जो है ये जो है कार्नोट रेफ्रिजरेशन जो होता है ये रिवर्स प्रोसेस, क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ कार्नोट इंजन। ये जो है अगर सिंपली कहा जाए तो कार्नोट इंजन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं भाई? कार्नोट इंजन सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, या तो बनाए थे यहीं समझ नहीं, बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा रिवर्स, सारा स्ट्रक्चर उसी तरह बनेगा, समझ में आ रहा है? सारी चीज़ें एकदम वही होंगी, केवल इसकी कार्य करने की शैली जो होगी उल्टा होगी। जैसे मान लो कार्नोट इंजन इधर से इधर वर्क करता था तो ये इधर से इधर, मतलब कार्नोट इंजन का उल्टा काम करेगा, कार्नोट हीट इंजन का उल्टा काम करेगा। बाकी संरचना उसी प्रकार होगी, फोर्स होगा ये, ठीक। ये वर्किंग सब्सटेंस होगा, सारी चीज़ें जान ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन उसी प्रकार से होगा। वर्किंग सब्सटेंस है ये, क्या है? सिंक है। यहाँ इसके टेम्परेचर को T2 से डिनोट करते हैं। अब इसमें होता कैसे है, क्या होता है? ये जो है सिंक से क्या करता है? सिंक से एनर्जी लेता है। वर्किंग सब्सटेंस जो है सिंक से Q2 एनर्जी वही रखते हैं, Q2 एनर्जी ले करके कुछ वर्क परफॉर्म करता है। जैसे वो कार्नोट इंजन क्या करता था, वो फोर्स से एनर्जी ले करके कुछ वर्क परफॉर्म करता था और जो एनर्जी बचती थी उसे सिंक को ट्रांसफर कर देता था। ये कार्नोट रेफ्रिजरेशन क्या करेगा, ये सिंक से Q2 एनर्जी लेगा, या सिंक से एनर्जी लेगा कहेंगे, हीट एनर्जी, ये कोल्ड एनर्जी लेगा भाई। ये हीट से यहाँ सिंक से एनर्जी लेगा और कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, और जो एनर्जी बचेगी वर्क परफॉर्म करने के पश्चात उसे किसे ट्रांसफ़र करेगा? फोर्स को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। यहीं Q1 एनर्जी मान लो ये फोर्स को ट्रांसफ़र करता है। तो Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं? Q2 + W, कुछ भी। कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब फोर्स, इसके पार्ट जो हैं, मेन पार्ट जो हैं, पहला क्या है इसमें? पार्ट उसी प्रकार से
क्या है पहला पार्ट, मान लो फोर्स है, फोर्स है, इसको हमने पढ़ा दिया है पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर में क्या शुरू से देखिए पढ़ाया गया है, ठीक, फोर्स बताया गया है क्या है, फोर्स पढ़ा दिए हैं। उसके बाद वर्किंग सब्सटेंस इसमें अलग रहेगा, अलग तरह से काम करेगा, बाकी है तो उसी तरह से, इसलिए इसको बता देंगे। सिंक वही चीज़ है, सिंक भी बताया गया है, ये क्या होता है सिंक। बताया गया, आप वीडियो शुरू से देखिए, वहाँ पता चल जाएगा, एक बार नहीं कई बार बताया जा चुका है। तीसरा हमारा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है, इसको बता देते हैं। ये थोड़ा अलग तरह से कार्य करता है, इसलिए चर्चा कर ली जा रही है इसकी, वर्किंग सब्सटेंस की। वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, ये वर्किंग सब्सटेंस वही चीज़ लिखेंगे कि ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, सिंक से एनर्जी लेकर, सिंक से क्या लेकर, टेक्स हीट फ्रॉम सिंक, सिंक से हीट एनर्जी लिखेंगे, या हीट एनर्जी लेकर क्या करेगा, कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, बाकी बची एनर्जी फोर्स को ट्रांसफर कर देगा। ठीक, वर्किंग सब्सटेंस समझ में आया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है ये यही होता है कि कितनी एनर्जी ली गई फोर्स, सिंक से कितनी एनर्जी ली गई, उसके बाद उस जितना एनर्जी ली गई उतना बटा, यानी कि ली गई एनर्जी और बटे किया गया वर्क डन, उस एनर्जी को लेने के पश्चात किया गया वर्क डन, टोटल वर्क डन के अनुपात को ही कोफिशिएंट परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई के से हम लोग डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या कहा, कितनी एनर्जी ली गई सिंक से और कितना वर्क परफॉर्म किया गया, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। तो कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू टोटल टेकन amount of energy from सिंक से ली जा रही है ना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कार्नोट रेफ्रिजरेशन उल्टा काम कर रहा है, तो इसमें कहाँ से ली जा रही है एनर्जी, सिंक से ली जा रही है, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी ली गई थी सिंक से, Q2 लिए थे ना, यहाँ पर देखिए ये Q2 लिए हम सिंक से एनर्जी, तो Q2 एनर्जी लिए गए हैं और वर्क कितना हमने किया है, वर्क W किए हैं, तो यहाँ से
Q2 अपान क्या हो जाएगा, W। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था थर्मल मतलब थर्मोडाइनमिक्स के लिए Q1 माइनस Q2 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा K इज इक्वल टू Q2 अपान Q1 माइनस Q2। यहीं साइड में बता देते हैं, चूँकि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। अब अगली बात कर लेते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन efficiency and coefficient of परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, के है। यानी कि हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी क्या थी, नीटा, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के में हमें रिलेशन बताना है। तो हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू, निकाला है हमने, हम लोगों ने बताया था ना, यूज करेंगे नीटा इज इक्वल टू Q2 अपान Q1, निकाला था ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं थर्मल इफिशियंसी नीटा इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपान Q1। यहाँ से हम लोग अगर इसको उल्टा कर देते हैं, अगर हम लोग इसे पलट देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान नीटा इज इक्वल टू Q1 अपान Q1 माइनस Q2, यही तो हो जाएगा। अब इसमें से अगर 1 घटा दिया जाए तो हम लोग बना रहे हैं के जैसा कुछ, Q2 अपान Q1 ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसमें से घटा दें -1, तो इसको वहाँ मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा क्या, 1 अपान नीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर भी घटाएंगे जब इधर घटा रहे हैं दोनों पक्षों में, तो Q1 माइनस Q2 माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 अपान नीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे Q1 और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस Q1 माइनस Q2 अपान Q1 माइनस Q2। यहाँ पे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी भाई 1 अपान नीटा इज माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो Q1 माइनस Q1, यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है ना, तो प्लस Q2 अपान Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। Q1 से Q1 ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान नीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा Q2 अपान Q1 माइनस Q2 बच रहा है ना। अब Q2 अपान अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो K इज इक्वल टू है Q2 अपान Q1 माइनस Q2, यानी कि इधर K मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 अपान नीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं K, बगल में बता देते हैं, चूँकि K इज इक्वल टू Q2 अपान Q1 माइनस Q2। ठीक, यही बनाने के लिए कुछ यहाँ -1 घटाए हम लोग।
अब यहाँ पे 1/नीटा अगर निकाल लेते हैं तो 1/नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा k+1, और नीटा को अगर सीधा कर लिया जाए IPCMC नीटा सीधा लिख लिया जाए, चाहे ऐसे ही छोड़ सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं नीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, ये इधर वाला पार्ट जाएगा k+1। यही हमारी क्या हो गई, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी या थर्मल इफिशियंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है कि यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ निकाले थे हम लोग ना नीटा, इसे पहले निकाल लिए थे, नीटा हम लोगों ने निकाला था ना थर्मल इफिशियंसी, वही चीज़ यहाँ पर नीटा है। तो लगभग हम लोग क्या कर चुके हैं, ये धीरे धीरे कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इसी वीडियो में, हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। लैटेंट हीट क्या होती है, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट क्या होती है, लैटेंट हीट क्या होती है, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। लैटेंट हीट का मतलब होता है, लैटेंट हीट, लैटेंट का मतलब होता है, पहली बात तो हम लोग हिंदी की जान लेते हैं। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन क्या होता है, हिडन, या जिसे कहेंगे गुप्त या छुपा हुआ, हिंदी में हिडन, गुप्त या छुपा हुआ। और हीट का मतलब क्या होता है, हीट का मतलब होता है ऊष्मा, क्या होता है, हीट का मतलब होता है ऊष्मा। लैटेंट का मतलब होता है हिडन या हिडन, या इसी को हिंदी में कहते हैं गुप्त। यानी कि टोटल अगर इसकी हम वर्ड मीनिंग निकालें तो लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा की चर्चा कर लेते हैं, हम लोगों को आगे जरूरत पड़ेगी। तो गुप्त ऊष्मा, जैसा कि हम लोगों को पता चल रहा है गुप्त या हिडन, छिपा हुआ, यानी कि ये तो पहली बात, ये क्या है, ये तो ऊष्मा है पहली बात, ये एनर्जी है या हीट एनर्जी है, ऊष्मा है। और ऊष्मा कैसी है, कुछ छुपी हुई, इससे पता चल रहा है कि छुपी हुई ऊष्मा है। अब छुपी हुई कैसे होती है, इसकी हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लो हम लोग एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं, मान लो हमने एक बीकर लिया या कोई एक बर्तन लिया, ठीक है, इसमें कुछ इसमें बर्फ का टुकड़ा भर देते हैं, ठीक है, और एक लगा देते हैं क्या, एक ये क्या थर्मामीटर लगा देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, एक बर्नर, ठीक, लगा देते हैं, और इसको बर्नर को जला देते हैं। ये क्या है हमारा, ये बर्तन है, इसमें पूरा एकदम ये भरी हुई है, बर्फ से भरा हुआ है हमारा बर्तन जो है,
ठीक, ये बर्फ से भरा हुआ है, ये हमारा क्या है, थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है हमारा। ये क्या है, बर्फ है, ठीक, आइस है। और ये क्या है, ये बर्तन है हमारा, ये क्या है, बर्नर है। अब हम लोग क्या करते हैं, बर्फ को, मान लो बर्फ है ऐसे, ठीक, ये रखी हुई है एक बर्तन में, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ऐसे एक चित्र की तरह से समझिएगा। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं और इसमें एक थर्मामीटर डाले रहते हैं, तो जब हम लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं अपने बर्फ को, अपनी बर्फ को जब गर्म करना बर्नर की सहायता से स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी बर्फ क्या है, बर्फ जो है धीरे धीरे क्या है, पिघल रही है, पिघल रही है। इसे बर्नर मतलब गर्म करने से पहले हम थर्मामीटर को लगा करके अपने बर्फ का टेम्परेचर नाप लेते हैं, मीजर कर लेते हैं, और उसके बाद बर्नर लगा के धीरे धीरे अपने बर्फ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब हम अपनी बर्फ को गर्म करने लगते हैं तो देखते हैं हमारी बर्फ जो है पिघल रही है, पिघल रही है। लेकिन क्या हो रहा है, पिघल रही है, लेकिन पिघलने के साथ साथ हम अपने थर्मामीटर को जब देखते हैं तो इसमें नो इंक्रीमेंट इन आइस टेम्परेचर, पिघल तो रही है लेकिन भाई गर्म कर रहे हैं, तो हमारी बर्फ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन हम जब देखते हैं अपने थर्मामीटर को गर्म करने के साथ साथ, तो हमारी बर्फ तो पिघलती हुई नजर आती है कि धीरे धीरे जो है पानी आ रहा है, इसमें बर्तन में पानी इकट्ठा हो रहा है और हमारी बर्फ जो है धीरे धीरे पिघल रही है। लेकिन जब हम अपने थर्मामीटर को देखते हैं कि हमारे थर्मामीटर में जब इसको गर्म कर रहे हैं भाई, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो हमारा थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, थर्मामीटर देखते हैं तो नो इंक्रीमेंट इन आइस टेम्परेचर, आइस के टेम्परेचर में यानी कि बर्फ के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, या हमारा गर्म करने के पश्चात भी हमारी बर्फ जो है बढ़ती नहीं है, यानी कि हमारे बर्फ का टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं है। ये कब तक नहीं बढ़ता है, जब तक नो इंक्रीमेंट इन आइस टेम्परेचर टिल जब तक कि होल आइस डज नॉट कन्वर्ट इन लिक्विड या वाटर, इसमें तब तक इंक्रीजमेंट नहीं होता है हमारे बर्फ के टेम्परेचर में, जब तक कि हमारी पूरी की पूरी बर्फ जो है कन्वर्ट नहीं हो जाती किसमें, वाटर में, जल में। जब तक पूरी की पूरी हमारी जो है ये बर्फ जल में नहीं कन्वर्ट हो जाती, तब तक हम देखते रहते हैं धीरे धीरे हमारी बर्फ पिघलती रहती है। लेकिन हमारा जो ये बर्फ का टेम्परेचर हो रहता है वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट बना रहता है, ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन जब हमारी बर्फ पूरी पिघल जाएगी तब ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इसी पूरी प्रोसेस के दौरान जब तक हमारी पूरी बर्फ जो है गलती है, पिघलती है,
पूरी बर्फ पिघलती है, तो उस बर्फ को पिघलाने में क्या करना पड़ता है, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ना। हीट हीट एनर्जी देते हैं ना बर्नर की सहायता से, हीट एनर्जी देते हैं, लेकिन वो हीट एनर्जी जो है यहाँ हमारी शो नहीं होती है, टेम्परेचर हमें उसे दिखाता नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ये छिपी हुई होती है, हम इसको हीट एनर्जी देते हैं लेकिन तब भी हमारा थर्मामीटर जो है उस एनर्जी को दिखाता नहीं है, वर्क करता है उस एनर्जी से, लेकिन दिखाता नहीं है कि कोई एनर्जी हमें मिल रही है थर्मामीटर के द्वारा। इसलिए एनर्जी तो लगती है भाई, दे रहे हैं एनर्जी, तो दे तो इसी को रहे हैं, तो इसलिए उफ हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, छिपी हुई ऊष्मा, जो हम एनर्जी देते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट तो कहते हैं चूंकि बर्फ पे ठोस से हम द्रव में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, तो इसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। इसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसे। फ्यूजन मतलब गलन, गलन हो रही है ना, ठोस से द्रव में बदल रहा है, गलन हो रही है बर्फ का, तो इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसकी, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसे, क्योंकि ठोस से द्रव में बदल रहे हैं इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर इसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा जाए, अब एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, तो डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसी ऊर्जा होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि ऊष्मा की वह मात्रा जो हमें आवश्यक होती है टू चेंज द स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट को, पहले ठोस अवस्था में था ना, फिर उसको किस में, द्रव में हम कन्वर्ट कर दिए, तो टू चेंज द स्टेट को उसके चेंज कर रहे हैं ना, तो टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम of a substance from solid to liquid, without any change in its temperature. ठीक, इसका कहने का क्या मतलब है कि ऐसी एनर्जी जो हमें आवश्यक होती है किसी मतलब सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए, किसमें, सॉलिड ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए, लेकिन कैसे, उसके टेम्परेचर में, इस चेंज के दौरान उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो इसे इन इट्स टेम्परेचर इज नोन एज, या जानी जाती है किससे, इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आज हम लोग यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।